हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। यूनान में बहुत प्राचीन समय से, होमर के समय से ही दास प्रथा चली आ रही थी। खेती बाड़ी के, आर्थिक उत्पादन के सारे कार्य दासों के द्वारा किए जाते थे। हालांकि अरस्तु से पहले एंटीफोन जैसे विचारक आए जिन्होंने दास प्रथा का विरोध किया था, लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन करते हुए लिखा था कि परिवार के सुचारू संचालन के लिए दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, सजीव और निर्जीव। दास एक सजीव साधन है, संपत्ति एक निर्जीव साधन है और परिवार के सुचारू संचालन के लिए दोनों ही साधनों का होना आवश्यक है। अरस्तु ने अनेक तर्क देकर दास प्रथा को सही साबित करने का प्रयास किया है। उसका सबसे पहला तर्क है कि दास प्रथा प्राकृतिक है। इस बारे में अरस्तु का कहना है कि प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति बुद्धि, गुण, योग्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। वे जन्म से ही आज्ञा देने, शासन करने के गुण से विभूषित होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरस्तु ये मानता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं और वे शासित होने और आज्ञा पालन करने के गुण से विभूषित होते हैं। स्पष्ट है, पहला वर्ग स्वामी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा वर्ग दास वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड तर्क देते हुए अरस्तु का कहना है कि दासता स्वामी वर्ग के लिए लाभदायक है। स्वामी वर्ग बुद्धि, गुण, योग्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, शासन का संचालन भी करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस वर्ग में बुद्धि, गुण, योग्यता का और अधिक विकास हो। इस वर्ग में बुद्धि, गुण, योग्यता का और अधिक विकास तभी होगा जब दास वर्ग उसके घरेलू कार्यों को संपादित करेगा और स्वामी वर्ग घर की तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। इसलिए स्वामी वर्ग के गुणों का विकास करने के लिए दास प्रथा का होना आवश्यक है। तीसरा तर्क अरस्तु ने दिया है कि दासता नैतिक दृष्टि से भी सही है। अरस्तु कहता है कि नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो दास बिल्कुल बुद्धिहीन होता है। अगर अकेला रहेगा तो बुद्धिहीनता के कारण अपना नुकसान कर बैठेगा, लेकिन अगर स्वामी वर्ग के साथ रहेगा तो स्वामी वर्ग के विवेक और बुद्धिशील जीवन में भाग लेने के कारण उसमें विवेक और बुद्धि का कुछ अंश विकसित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में जब उसे विवेक और बुद्धि का कुछ अंश प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसे दासता से मुक्त करना भी संभव हो सकेगा। नेक्स्ट अरस्तु ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, स्थायित्व के लिए भी दास प्रथा का होना आवश्यक है। आपको मैंने बताया कि अरस्तु के समय में यूनान की सारी अर्थव्यवस्था दासों पर आधारित थी। यूनानी राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व भी दासों पर आधारित था। खेती बाड़ी के, अर्थव्यवस्था के सारे काम दासों के द्वारा किए जाते थे। इन परिस्थितियों में अगर अरस्तु दास प्रथा का विरोध करता तो न केवल इन राज्यों में राजनैतिक अस्थायित्व की स्थिति आ जाती, वरन नगर राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संतुलन के बिगड़ने का भी डर था। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। तो दास प्रथा का अरस्तु समर्थन तो करता है, पर कुछ शर्तों के साथ समर्थन करता है। जैसे पहले उसने शर्त लगाई है कि दासता दो तरह की होती है, कानूनी दासता, प्राकृतिक दासता। प्राकृतिक दास वे हैं जो जन्म से बुद्धिहीन है। अरस्तु का कहना है कि इन प्राकृतिक दासों को दास बनाया जा सकता है, लेकिन कानूनी दास जो युद्ध में पराजित होकर दास बन जाते हैं उन्हें दास नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार युद्ध में विजय गलत तरीकों से या अनैतिक तरीकों से भी प्राप्त की जाती है। तो युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाए जब वे विजेता की तुलना में वास्तव में बुद्धिहीन हो। सेकंड शर्त अरस्तु ने लगाई है कि स्वामियों को दासों के साथ अच्छा सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए, उनका अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहिए और यदि कोई स्वामी दुर्व्यवहार दासों के साथ करता है तो इसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट
दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। यूनानी, अरस्तु का मानना था, यूनानी सर्वाधिक बुद्धिजीवी होते हैं, इसलिए वे कभी दास नहीं बनाए जा सकते। और लास्ट शर्त अरस्तु ने लगाई थी कि दासता जन्म पर आधारित नहीं होती, गुणों पर आधारित होती है। जरूरी नहीं है कि दास का बेटा भी दास हो। अगर दास का बेटा विवेक और बुद्धि संपन्न है तो फिर उसे दास बनाए रखना गलत है। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी कटु आलोचना की गई है कि अरस्तु ने मानव समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ विवेक बुद्धि संपन्न स्वामी वर्ग और दूसरी तरफ विवेक बुद्धिहीन दास वर्ग, जबकि समाज का इस तरह से विभाजन करना संभव नहीं है। आलोचक कहते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए समाज का विभाजन हो भी जाए तो विभाजन का कोई भी सर्वमान्य मापदंड अरस्तु के द्वारा नहीं दिया गया है। अरस्तु कहता है कि स्वामी वर्ग जो विवेक बुद्धि संपन्न हैं, वे दुर्बल शरीर के होते हैं और बुद्धिहीन जो दास वर्ग है वो हिष्टपुष्ट शरीर का होता है, लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त अरस्तु का दासता का सिद्धांत समाज में अव्यवस्था और उपद्रव पैदा करने वाला बन जाएगा। यह समाज की स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध है, विरोधाभासों से भी परिपूर्ण है और स्वयं अरस्तु की जातिगत अहंकार का परिचायक है, क्योंकि उसका कहना है कि यूनानी सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे कभी दास नहीं बन सकते। कुल मिलाकर अरस्तु का दास प्रथा का सिद्धांत ये साबित करता है कि किस प्रकार से एक महान विचारक, दार्शनिक, मनीषी भी अपने समय के राजनीतिक विचारों, परंपराओं और संस्थाओं का समर्थन करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि समकालीन व्यवस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन पर आधारित होती हैं। धन्यवाद।